जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 33A। इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें कोई सब पार्ट नहीं होते थे। लेक्चर 2, लेक्चर 5, लेक्चर 12 वगैरह। अब कुछ लेक्चर्स के पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसकी रीज़न सुन लीजिए। हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ लिया। अभी तक हमने फाइनेंस वाले पोर्शन में से चैप्टर 10 सोर्स ऑफ कैपिटल, चैप्टर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर 15 वर्किंग कैपिटल, चैप्टर 16 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कंजेक्टिव हम चल रहे थे फाइनेंस पोर्शन में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल के बाद अब हम मूव कर रहे हैं मैनेजेरियल पोर्शन की तरफ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि जब हम मैनेजेरियल पोर्शन कर रहे हों तो फाइनेंस पोर्शन को भूल ना जाए। तो मैं आपकी डेली असाइनमेंट्स में फाइनेंस पोर्शन के क्वेश्चंस को भी ऐड करता रहूँगा और हम उनकी डिस्कशन भी करते रहेंगे ताकि वो टॉपिक्स भी हमारे रिवाइज होते रहें। ऐसा ना हो कि हम भूल जाए। तो हमारे लेक्चर के 2 हिस्से हुआ करेंगे। एक हिस्सा पार्ट ए जो होगा हमारा मैनेजेरियल पोर्शन होगा, जो दूसरा हिस्सा पार्ट बी होगा वो फाइनेंस पोर्शन के जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चंस में होम असाइनमेंट में आपको दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए है जिसमें हम मैनेजेरियल पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, फाइनेंस पोर्शन की प्रैक्टिस की तरफ। मैनेजेरियल पोर्शन टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का लगभग 50% पेपर मैनेजेरियल पोर्शन में से और 50% फाइनेंस पोर्शन में से। फाइनेंस पोर्शन में से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे हमने वो वर्किंग कैपिटल में भी देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा, डिफरेंट वो सोर्सेज की बात करता था। उसी तरह जैसे फाइनेंस के पोर्शन में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस भी हैं। वेटेज कम है, बहुत कम है, समझ लेके 8 to 10% के करीब वेटेज होगी, लेकिन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन फाइनेंस के पोर्शन में भी हैं। उसी तरह मैनेजेरियल के पोर्शन में तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर, उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे? 2 तरह के क्वेश्चन। एमसीक्यूज तो आएंगे, आपको पता है। उसको निकाल के 2 तरह के। नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 2 रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। पहला बड़ा क्वेश्चन, क्या मैनेजेरियल के पोर्शन में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे? इसका जवाब यस, मैनेजेरियल के पोर्शन में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जो सीखते जाएंगे साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। लेकिन याद करने का एक असूल भी होता है। याद करने का असूल क्या है? हर चीज़ याद नहीं करनी, अहम चीज़ें याद करनी है। याद करने का असूल क्या है? हर चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ अहम चीज़ें याद करनी हैं। यानी सिर्फ आपने हेडिंग्स याद करनी है और अहम अल्फाज जो कुछ कंसेप्ट के होंगे वो याद करने हैं, बस। वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे मैनेजेरियल के पोर्शन में टोटल 3 तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, केस स्टडी, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। फाइनेंस के पोर्शन में टोटल 3 तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, रिप्रोडक्शन। मैनेजेरियल के पोर्शन की तरफ आए, इसमें कुछ चैप्टर्स हमारे स्पेसिफिक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, कुछ चैप्टर्स कम अहम है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए ज्यादा अहम, केस स्टडी के लिए कम अहम। 6, 7, 8, 9 रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए कम अहम, केस स्टडी के क्वेश्चन के लिए ज्यादा अहम। ठीक है, नीचे समझ आ रही है कि बिल्ड कैसे होना है हमारे इस कोर्स में। स्टार्ट कर रहे हैं हम मैनेजेरियल पोर्शन को चैप्टर 7 से। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक, उनको हम एंड में कर लेंगे, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। केस स्टडी में थोड़ी बच्चों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चैप्टर 6 जो है ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 की एप्लीकेशन है, केस स्टडी बेस्ड।
लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि चैप्टर 6 इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, एक टॉपिक है चैप्टर 6। पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी चैप्टर 6, ठीक है। लेकिन उसमें जो PESTEL पेस्टल, PESTEL, ये जो P है, ये जो E है, ये S है, ये T है, ये E है, ये L है, ये डिस्कस कहाँ होगा? चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। चैप्टर 1 से 5 तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्ड करेगा, चैप्टर 6 में उसी की एप्लीकेशन। इसका मतलब है चैप्टर 6 की केस स्टडी करने से पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ना जरूरी है। और अगर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते हैं ना पहले, वो रटे वाली चीज़ें होंगी, थ्योरेटिकल होंगी, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। वैसे इंशाल्लाह उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि बोर होंगे नहीं, लेकिन फिर भी पहले केस स्टडी वाला पोर्शन करते हैं, वो ज़्यादा अहम है। जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल वाला पोर्शन किया ताकि हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, न्यूमेरिकल साथ प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 7 से। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे। फिर इसके बाद वापस अगर आप कहेंगे तो मैं फाइनेंस के पोर्शन की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप कहेंगे नहीं सर मैनेजेरियल कंप्लीट करवा दें, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करवा के फिर फाइनेंस की तरफ जाएंगे। वो मैं आपसे पूछ लूँगा, लेकिन कब पूछूंगा? चैप्टर 7, 8, 9, 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हमारे मैनेजेरियल पोर्शन की जान है। 7 और 8 हमारे ये 2 चैप्टर्स, ये सारे 9 चैप्टर्स, बाकी के सारे चैप्टर्स एक तरफ, ये 2 चैप्टर्स एक तरफ मैनेजेरियल पोर्शन में। 7 चैप्टर एक तरफ, ये 2 चैप्टर्स कौन से? 7 और 8, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7। आज के लेक्चर में कोई कंसेप्ट, टेक्निकल कंसेप्ट नहीं मैंने डिस्कस करना, सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का नाम ICAP ने इसका नाम रखा है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। यानी इसमें मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाएगी, फाइनेंशियल एनालिसिस भी पढ़ाया जाएगा। MFA मैनेजेरियल एनालिसिस और मैनेजेरियल चैप्टर 1 से 9 तक, फाइनेंशियल चैप्टर 10 से 16 तक। लेकिन असल में इस सब्जेक्ट का नाम, अगर आप इंटरनेशनल बुक्स को कोई पढ़ें देखें, तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या नाम रखा हुआ है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जिस भी बिजनेस में मैनेजर हैं, आप जिस भी बिजनेस में किसी मैनेजमेंट पोजीशन, अब जाहिर है मैनेजमेंट पोजीशन आप लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो किसी सेल्समैन की पोजीशन पे थोड़े बिठाएगा, वो आपको बिठाएगा CEO की पोजीशन पे, बिजनेस कंसल्टेंट की पोजीशन पे, जहां पे आपने मेजर डिसीजन करने होंगे। नो डाउट जो सेल्स टीम होगी वो आपकी दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम करेगी, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट लेवल होगा ना, वो CEO का लेवल है। जब भी फाइनेंस का पोर्शन करें, आप अपने आप को समझे मैं CFO हूं, और जब भी मैनेजेरियल का पोर्शन करें, क्वेश्चन करें, अपने आप को क्या समझे? मैं CEO हूं। समझना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कभी ना कभी बन भी जाएंगे CEO, ठीक है जी। तो ये है, इसमें मैनेजमेंट से मुराद टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल में स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में लफ्ज मैनेजमेंट से क्या मुराद है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? क्या वो खुद भागदौड़ करते हैं कि वो खुद प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, दूसरे उसके ऊपर अमल करते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, दूसरे उसको अमल करते हैं। तो इसलिए वो आपको क्या सिखाएगा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में? किसी कंपनी या बिजनेस के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे स्ट्रेटजीज बनाती हैं। किसी भी बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे स्ट्रेटजीज बनाती हैं, स्ट्रेटजीज मेकिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका हल क्या है। इसका मतलब पता क्या हुआ? अब मैं आपको मैनेजमेंट के पोर्शन में जितनी भी केस स्टडीज हैं वो सारी एक जुमले में बताऊं। मैनेजमेंट के पोर्शन में जितनी भी केस स्टडीज हैं पूछेगा, वो क्या करेगा? वो आपको कोई ना कोई बिजनेस
प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा। मे बी कोई प्रोडक्ट जो है वो सही काम नहीं कर रही, मार्केट में उसकी डिमांड डाउन है। मे बी कंपेटिटर ने कोई एक्शन लिया, न्यू कंपेटिटर्स आ गए। मे बी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवर्स रेगुलेशंस आ गई, ठीक है। मे बी आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पूरा पोर्टफोलियो है, लेकिन आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि सबको आप सपोर्ट कर सकें। आपने डिसाइड करना है कि मैं किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं, किसको छोड़ दूं, या और भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस की, वो आपके सामने रखेगा। आपसे सिर्फ एक चीज कॉमन पूछेगा। गैस कर सकते हैं क्या चीज कॉमन पूछेगा? छोटी मोटी चीजें और भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन हर केस स्टडी में तकरीबन एक चीज कॉमन जरूर पूछेगा। क्या? इस सिचुएशन में बताइए आप क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। यानी आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना रहा है कंपनी के अंदर, जिसके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जाए वो उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करके कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के देगा, कोर्स ऑफ एक्शन बना के देगा, सॉल्यूशन बताएगा कि सर इसको इस तरीके से कीजिए। यह है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें आप क्या स्किल सीखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे स्ट्रेटजी मेकिंग कैसे होती है। इसमें हर चैप्टर के अंदर जो भी मैनेजर, आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये गड़बड़ हो गई, हमेशा बैड न्यूज देगा और आपसे क्या रिक्वायर करेगा, इस सिचुएशन में बताइए क्या होना चाहिए। आपने उसको बताना होगा सिचुएशन का एनालिसिस करके। अब जाहिर है ये स्किल जो है ना, कुछ लोगों में तो शायद इनबोर्न होती है, क्या क्या कहते हैं उसको, बाय बर्थ, पैदाइशी ये स्किल है कि उनके सामने कोई मसला है ना, क्विकली, इतना क्रिएटिव माइंड होता है, क्विकली सॉल्यूशन बता देते हैं। लेकिन ये स्किल सीखी भी जा सकती है कि मसाइल सामने आए उनका कैसे हल करना है। जैसे हर प्रोफेशन के कुछ लीडर्स हैं, फिजिक्स की फील्ड हो, केमिस्ट्री की फील्ड हो, फिलॉसफी की फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड, हर प्रोफेशन के वो सिखाते हैं कि ये मसला हो ऐसे करना, ये मसला हो ऐसे करना, ये मसला हो ऐसे करना। क्या हमारी मैनेजमेंट की फील्ड के भी कुछ सीनियर्स होंगे जिन्होंने बताया होगा कि ये मसला हो तो ऐसे करना, ये मसला हो तो ये करना है? बिल्कुल है। और वो जो जिस तरीके से हमें सिखाते हैं ना, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करो, स्ट्रेटजी बनाने में ये चीज़ करो, वो डिफरेंट थियरीज हैं जो हम स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है? हमने कंपनी के अंदर टॉप लेवल पोजीशन पे बैठ के कोई प्रॉब्लम सामने आए तो डिसाइड करना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि इसका वे आउट क्या है। और एग्जाम में आप देखेंगे तकरीबन हर केस स्टडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, कहेगा इसका एनालिसिस करो, और फिर एक रिक्वायरमेंट क्या करना चाहिए। इसका हल्का सा आइडिया आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी हो गया होगा कि उसने आपसे पहले रेशोज दे के कहा एनालिसिस करो, मैं कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद क्या बोला कि मुझे सॉल्यूशन बताओ किस चीज़ का, कि मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, हर साल वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रहा है, मुझे स्ट्रेटजीज बना के दो कि मैं कैसे इसको रिड्यूस करूं। आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, हमने कहा ये स्ट्रेटजी करो तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह की आपने स्ट्रेटजी मेकिंग मैनेजरियल के पोर्शन में करनी है। क्लियर? तो यह है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी बनाना। ज्यादा फोकस आपने इस लफ्ज के ऊपर करना है, स्ट्रेटजिक। क्लियर? अच्छा, इसमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कुल 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं। हमारे सिलेबस का फोकस सिर्फ एक पार्ट के ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आए। आपका एक मकसद है, आपने सीए करना है, यह आपका अल्टीमेट गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी फैसले कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या है? स्ट्रेटजी। ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, क्या
हालांकि आई कैप एग्जाम में हमसे ये पूछा बताओ इसकी स्ट्रेटजी बताओ, प्रैक्टिकली क्या सिर्फ स्ट्रेटजी बना देना काफ़ी होता है कि उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करना है? शाबाश। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर भी करना है, मॉनिटर करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको चेंज भी करना है। ये सारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का हिस्सा है। लेकिन आई कैप हमें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कराएगा, लेकिन मैं उसके ऊपर जानने से पहले आपको पूरा सीक्वेंस में शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव होता है। ये अलग-अलग इनमें फ़र्क है, मैं फ़र्क की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। सिलेबस का हिस्सा होता है एक एक लफ्ज़ के ऊपर कमेंट करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे के जो पार्ट हमारे सिलेबस में उसके ऊपर जल्दी से जाना चाह रहा हूँ। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है? वेयर वी वांट टू गो, हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मैंने इस वक्त इंटरमीडिएट किया है, FA/FSC किया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये क्या है? मेरा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। हमारी कंपनी न्यू सेटअप है और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में टॉप लीडर बन जाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हम चाहते हैं कि हम मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन जाए। ये क्या है? वेयर वी वांट टू गो। मकसद क्या है, कहां जाना है। ठीक है, ये है पहला स्टेप हमारा। कहां जाना है, कहां जाना है ये डिसाइड कर लिया। कहां जाना है ये डिसाइड, क्या ये भी देखना चाहिए हम इस वक्त कहां खड़े हैं? ये भी देखना चाहिए। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई हम इस वक्त खड़े कहां हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। ज्यादा दूर खड़े हैं मंजिल से, स्ट्रेटजी कुछ और होगी। करीब है, स्ट्रेटजी कुछ और होगी। आपका सिलेबस 20% कंप्लीट है, आखिरी महीने में स्ट्रेटजी कुछ और होगी। सिलेबस 80% कंप्लीट है, स्ट्रेटजी। तो क्या हमने सिर्फ ये देखना है कि आपका सिलेबस कितना स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कि जिस टाइम पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं वहां पे ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त आप किस जगह पे खड़े हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट है। वेयर वी वांट टू गो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या? वेयर वी, हम है कहां। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस, कॉर्पोरेट अप्रेजल, या आई कैप के अल्फाज में स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस करना, वैल्यूएशन करना। भाई किसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं? अपनी वैल्यूएशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हैं, कंपेटिटर की नहीं, अपनी वैल्यूएशन। कहां जाना है, कहां खड़े हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेटजिक एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट अप्रेजल भी बोलते हैं, और आई कैप इसको क्या कहता है? स्वॉट एनालिसिस। कहां जाना है, कहां खड़े हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन या स्ट्रेटजिक चॉइस। स्ट्रेटजी फार्मूला, यहां खड़ा वहां जाना है, स्टेप नंबर 1, ये विजन मिशन। यहां खड़ा हूं, ये क्या हो गया? अप्रेजल, वैल्यूएशन, स्वॉट एनालिसिस। कैसे जाना है, कैसे जाना है, पैदल चल के जाना है, गाड़ी पे जाना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उड़ के जाना है, क्या स्ट्रेटजी? ये है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन या चॉइस। ठीक है, ये भी वो इसके अंदर ही मिक्स कर देता है। हालांकि ये एक अलग स्टेप है, लेकिन वो जब पूछे केस स्टडी बनाएगा ना आई कैप, तो वो जहां पे आपसे कहेगा अपना वैल्यूएशन करें, वहां पे यही कहेगा स्ट्रेटजी भी बना के दो। बस ज्यादा फोकस आई कैप का इस कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा फोकस वो इसके ऊपर भी करें। क्लियर हो गया ये? अच्छा, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन क्या है? अब जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको इंप्लीमेंट भी करना है। इंप्लीमेंटेशन कैफ के सिलेबस में नहीं है। इंप्लीमेंटेशन में हम वैल्यूएशन करते हैं डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक से। वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि हर स्ट्रेटजी का सक्सेस फैक्टर क्या है। कैसे पता चलेगा हमने जो स्ट्रेटजी डिसाइड कर दी है वो सही इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं? वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो है स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, यानी गोइंग देयर। यहां पे क्या है? डिसाइड कर रहे हैं कैसे जाएं। ट्रेन के जरिए से जाएं, कराची जाना ट्रेन के जरिए से जाएं। कहां खड़े हैं, कहां जाना है? कराची। कहां खड़े हैं? लाहौर। कैसे जाएं? ट्रेन के जरिए जाएं, डेवो के जरिए से जाएं, हवाई जहाज के जरिए, कैसे जाएं? और फिर सफर शुरू, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन। और फिर हमने 2-4 घंटे के बाद देखना है कि भाई बाकी कितना सफर रह गया है, क्या हमारी प्लानिंग के मुताबिक सही चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पहुंचना
फॉर एग्जांपल 18 घंटे बाद है और पता चला कि जी 9 घंटे गुजर चुके हैं, 20% सफर हुआ इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी, वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी आपने, उसके बाद घर जाके सो नहीं जाना कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दिया, साल बाद ही देखेंगे क्या नतीजा निकला है, नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको वैल्यूएट भी करते रहना है कि क्या जैसा प्लान किया था वैसा ही काम हो रहा है, नताइज वैसे ही हैं, और अगर नताइज वैसे नहीं हैं तो हम चेंज करते हैं। क्लियर? तो पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के 5 हिस्से कौन से हैं? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, मतलब हम किस जगह जाना चाहते हैं, फिर स्ट्रेटजिक एनालिसिस, हम कहां खड़े हैं, स्ट्रेटजिक चॉइस, कैसे जाना है, बहुत सी चॉइसेस हैं भाई, किस तरीके से जाना है, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, सफर शुरू, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी, चॉइस में से जो अच्छी लगी चॉइस अप्लाई कर दी, सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर दी, और फिर उसके बाद पीरियोडिकली इवैल्यूएट करते रहे कि स्ट्रेटजी डिजायर्ड आउटकम दे रही है कि नहीं दे रही तो चेंज करते हैं। डन जी, स्टेप समझ आते हैं। हमने फोकस करना है इस चीज के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। हालांकि इसी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन भी आपसे करवाएगा। भी जाहिर है आपसे सीधा थोड़ी कह देगा स्ट्रेटजी बनाओ, पहले कहेगा पहले मसला देखो इसमें क्या है, मसले के लिहाज से स्ट्रेटजी बनेगी। तो आई कैप आपसे ज्यादातर डिस्कशन, ज्यादातर हमारे सिलेबस का इस पे बेस कर रहा है, इस पार्ट के ऊपर, और किसी हद तक स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन या चॉइस भी, लेकिन आई कैप ने इनको मर्ज किया, जहां पे मसला है साथ ही कहता है इसका सोल्यूशन भी। क्लियर हुआ? अब फोकस करते हैं हम स्ट्रेटजिक एनालिसिस के ऊपर। स्टार्ट करें। आज का लेक्चर सारा इंट्रोडक्शन का। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जिंदगी एवरेज पर्सन्स की तरह गुजारना चाहते हैं? एवरेज पर्सन्स की तरह गुजारना, जैसे एवरेज पर्सन। तो भैया ऐसा कीजिए, सीए छोड़िए, फौरन एमबीए शुरू कर दीजिए, एमबीए शुरू कर दें, बीए शुरू कर दें। भाई एवरेज तो वही है ना, एवरेज तो वही है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि जितने आपके दोस्त अर्न कर रहे हैं या करेंगे आगे, वो भी कहते हैं ठीक है उतने की पैसे हमें मिल जाए तो ठीक है, काम चल जाए काफी। और कितने ये चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करें, इसीलिए बैठे, शाबाश, इसीलिए जीरो ख्वार हो रहे हैं कभी ना कभी तो पास हो जाए। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही सोच के आए थे, तो अगली बात समझ गए। तो एक्स्ट्रा, उसी तरह याद रखिए, इंडस्ट्री है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके अंदर हर कंपनी, जो इंडस्ट्री में एवरेज कंपनीज होती है ना, कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो एवरेज अर्न कर रही हैं, यानी जितना को बाकी की कंपनीज अर्न कर रही हैं वो भी अर्न कर रही है और वो उसमें खुश भी होती है। आपने इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट स्टडी किया होगा, शायद इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने, नॉर्मल प्रॉफिट, और एक पढ़ा होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ कंपनीज हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। चंद एक ही कंपनीज होती हैं जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अबव एवरेज प्रॉफिट, अबव एवरेज प्रॉफिट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, सारी की सारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मकसद एक ही है, सारी की सारी कंपनी को इस काबिल बनाना कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके, कंपनी को इस काबिल बनाना। सारी की सारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट दुनिया में जहां भी पढ़ाई जा रही है, जितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ाई जा रही हैं, उनका मकसद क्या है कि कैसे कंपनी को इस काबिल बनाया जाए कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है टर्म इकोनॉमिक्स की, क्या हम मैनेजमेंट की अपनी टर्म यूज कर लें? मैनेजमेंट की अपनी टर्म है कंपेटिटिव एडवांटेज। क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? एबिलिटी टू अर्न ग्रेटर देन कंपेटिटर्स, के कंपेटिटर से ज्यादा अर्न करने की एबिलिटी ये होती है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटर से ज्यादा अर्न करने की एबिलिटी, इसे क्या कहते हैं? कंपेटिटिव एडवांटेज।
सारी की सारी मैनेजमेंट इसी सर्च में है, इसी चीज की तलाश में है कि कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे फाइंड किया जाए, और अगर नहीं है कंपनी में तो कैसे क्रिएट किया जाए। स्ट्रेटेजिक मैनेजर फोकस क्या है सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे फाइंड किया जाए कंपनी, और अगर नहीं है कैसे क्रिएट किया जाए। ये है कंपेटिटिव एडवांटेज। अब कंपेटिटिव एडवांटेज में दो तरह की थ्योरीज है, दो तरह की थ्योरीज है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फर्ज कीजिए हमारी जंग चल रही है, और याद रखिए ये जो इंडस्ट्री है ना, ये किसी बैटलफील्ड से कम नहीं है, कम नहीं है। इसमें अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तो आप हार रहे हैं। ये आगे हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि जब कुछ भी नहीं करते तो कैसे हम हार जाते हैं। जैसे नोकिया, तो कुछ भी नहीं किया, स्मार्टफोन की तरफ आ रही थी दुनिया, ठीक है, लेकिन वो अपना वो पुराना जो उनका वो क्या होता था बड़ा, और ना उसका आता था, जब वो एंड्रॉयड की तरफ आ रहे थे तो अपना पुराना सिम्बियन बोलते थे उसको, उनका जो सॉफ्टवेयर होता था, हाँ, तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया, एडवांसमेंट नहीं लेके आए, अल्टीमेटली क्या हुआ, बिजनेस ऑब्सोलीट। हालांकि एक जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया जैसी कंपनी जो है मोबाइल सेक्टर से वो इस तरीके से आउट हो जाएगी ना, बिजनेस शेयर तकरीबन खत्म हो गया तो आउट होने के बराबर ही है। तो जो इंडस्ट्री है ये याद रखिए बैटलफील्ड है, इसमें हर वक्त आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना के इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और हर वक्त कंपेटिटर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना के इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। मेरा आपसे सवाल सिंपल, अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, किसी के साथ जंग है हमारी, जंग जीतना चाहते, क्या जरूरी है? नंबर 1, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का इल्म होना। बताइए ये जरूरी है या अपने दुश्मन की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता होना जरूरी है? बताइए, पक्की बात है, दुश्मन की ज्यादा, दुश्मन का ध्यान रखें और अपना पता ही नहीं है, दोनों का, ठीक है। मकसद क्या है? ताकि अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा करें और वीकनेसेस को कंप्रोमाइज, वीकनेसेस को मैनेज करें, रिड्यूस करें, और दुश्मन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा के अपना डिफेंस तैयार करें, और दुश्मन की वीकनेसेस को पता लगा के वहां पे अटैक करें। तो भाई एग्री करते हैं कि अगर हमने जंग जीतनी है तो सिर्फ हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना जरूरी नहीं, बल्कि साथ साथ कंपेटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता होना जरूरी। भाई ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारा मैनेजमेंट, एग्री करते हैं सारे? बिल्कुल एग्री करते हैं। इसीलिए वो हमारे मैनेजमेंट के पोर्शन में जो सबसे अहम चैप्टर्स है ना, 2, अब गैस कीजिए, आपको पता चल गया होगा इन 2 चैप्टर्स में क्या सिखाएगा। एक चैप्टर का नाम है, अब मैं बताता हूं नाम, आपने बताना इसमें क्या सिखाएगा। एक चैप्टर का नाम है सैमन का एक्सटर्नल एनालिसिस, एक चैप्टर का नाम है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल में क्या सिखाएगा? कंपेटिटर की वीकनेस और स्ट्रेंथ, यानी आउटसाइड कंपनी क्या हो रहा है, इसको हम यूं कह देते हैं, आउटसाइड कंपनी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और चैप्टर 8 जो है उसमें क्या सिखाएगा? इंटरनल एनालिसिस में क्या सिखाएगा? कंपनीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्या हमें कोई एक सीखना काफी है कि दोनों सीखने चाहिए? दोनों सीखने चाहिए था। तो इसलिए देखें कि वो स्ट्रेटजिक एनालिसिस में आपको क्या फोकस, एक्सटर्नल साइड पे भी फोकस करवा रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना भी सिखा, ताकि पता चले दुश्मन में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, और साथ ही साथ इंटरनल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करवा रहा है, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चले। ठीक है, जरा देखिए जिनके पास बुक है, जरा देखिए आई के अपने चैप्टर 7 का नाम क्या रखा है? कंपैटिटिव फोर्स का मतलब जो कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में है। कंपैटिटिव एनवायरनमेंट कहते हैं एक्सटर्नल को, एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल। और चैप्टर 8 का क्या नाम है? इंटरनल एनालिसिस। उसमें जो ज्यादातर थ्योरीज होंगी उनका फोकस क्या होगा? कंपनी के अंदर। तो इन शॉर्ट चैप्टर 7 कंपनी के बाहर एनालिसिस करना, चैप्टर 8
कंपनी के अंदर की चीज़ों का एनालिसिस करना। एग्री करते हैं दोनों होने चाहिए, बिल्कुल दोनों है। यहाँ तक ठीक। आगे चले, पहले एक्सटर्नल एनालिसिस, पहले क्या अच्छा, कुछ जगहों पे ना आपको पता है हमेशा हमारा आई कैप की बुक होती ठीक है, लेकिन हमें मसले सिर्फ दो होते हैं। नंबर 1, मेरा ये ख्याल है कि आई कैप की बुक गोरो ने लिखी है। इस ख्याल की कोई वजह है, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। गोरो ने, आप देखें उसके ऊपर लिखा भी है माइल वुल्फ, वो पाकिस्तानी कंपनी थोड़ी है। तो गोरो ने, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के मुताबिक लिखा है। हमारे जो स्टूडेंट की लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो जो फॉर एग्जांपल हमारा जो मेरा ख्याल है जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा उसकी इंग्लिश, और उनका जो शायद 5वीं क्लास का 5th ग्रेड का बच्चा होगा उसकी इंग्लिश में भी फ़र्क होगा। तो वो जो हमारे प्रोफेशनल स्टूडेंट को देते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी। सेंटेंस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, समझ, एक ये प्रॉब्लम, और दूसरा तरतीब की प्रॉब्लम होती है कि उसमें कंसेप्ट उन्होंने कुछ आगे पीछे किया। हमारी कोशिश होती है तरतीब से लेके चलें, तो इक्का दुक्का कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर नहीं उस चैप्टर में होने चाहिए, उस चैप्टर में नहीं इसमें होने चाहिए। पढ़ेंगे हम वैसे ही जैसे आई कैप ने लिखा हुआ है, लेकिन मैं चूंकि कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको अपनी तरतीब के मुताबिक बताऊंगा। ठीक है, हमने चैप्टर 7 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 8 इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करना है। क्लियर, एक्सटर्नल इंटरनल फर्क समझ आ गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वालों की सोच क्या है, वो कहते हैं अगर आपने कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना है ना, कंपेटिटिव, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इंटरनल नहीं। इंटरनल से कुछ नहीं होगा। इनकी क्या सोच है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे इकोनॉमिक्स में होता था ना क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और था क्या केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, उसी तरह मैनेजमेंट में भी 3 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज आएगा एक्सटर्नल एनालिसिस से, एक कहता है इंटरनल से आएगा, तीसरा क्या कहता है दोनों से आएगा। हमने दोनों को स्टडी करना है। एक्सटर्नल वाले क्या कहते हैं, कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज ना कंपनी के अंदर मौजूद नहीं है, कंपनी के बाहर। एग्जाम्पल सुने, अगर आप इतनी ही मेहनत जितनी सीए में कर रहे हैं, रास्ता ऐसा कुछ ना कुछ एवरेज स्टूडेंट के भी पेपर पास हो रहे होते हैं, इतनी ही मेहनत बीए में करें, तो मुझे बताइए कि आपको सेम रिटर्न मिलेगा? सेम रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ इंटरनल आपकी एफर्ट उतनी ही है, इंटरनल फैक्टर्स वही हैं, लेकिन क्या आपने इंडस्ट्री फील्ड कौन सी सेलेक्ट की, उससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। यही वो कहते हैं आप दिन रात एक कर लें, मारामारी कर लें, उसके बावजूद भी आप शायद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न ना कर सके 10 सालों में, जो एक टेक कंपनी, जो एक अमेज़न की तरह फॉर एग्जांपल, जो विंडोज की तरह, जो एप्पल की तरह, वो 1 साल में जितना प्रॉफिट अर्न कर लें। ये किस वजह से है? वो कहते हैं कुछ इंडस्ट्री में, क्या आप एग्री करते हैं कि कुछ इंडस्ट्री में मेहनत करने से जो उसका फल मिलता है वो ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कुछ अदर इंडस्ट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। जैसे सिंपल सीए भी है, मेहनत आप दोनों तरह, सीए में इंटरेस्ट रिटर्न आपको ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि असल चीज़ जो है ना, कंपैरेटिव एडवांटेज आपने अचीव करना है, वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में कुछ नहीं रखा, इंटरनल में कुछ नहीं। लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, असल चीज़ ये है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटजी है, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे आप कामयाब होंगे। ये बहरहाल दोनों की डिबेट है, हम अभी फिलहाल इस डिटेल में नहीं जाते। मैंने आपको ओवरऑल भी बता दिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज। क्लियर? और 2 स्कूल ऑफ थॉट क्या है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल वाले क्या कहते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगा। इंटरनल वाले क्या कहते हैं, इंटरनल से आएगा। पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले ये कहते हैं कि आपने जब कभी कहीं पे भी बिजनेस करने का डिसीजन करना है ना, पहला डिसीजन तो ये है बिजनेस कौन सा करना, तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एक मैं और चीज इसमें ऐड कर रहा हूं। अच्छा, ये तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे है, इसको मैं कर रहा हूं ऊपर।
पेस्टल एनालिसिस। फर्ज कीजिए आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, ये पहले नंबर। आपके पास ऑप्शन, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला डिसीजन आपका क्या होगा, किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या कोई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमें ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी थ्योरी सिखानी चाहिए जिससे हमें पता चले कि कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा मुल्क, कौन सी इकोनॉमी हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी नहीं। बिल्कुल, इसे कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस स्टडी है उन फैक्टर्स का कि जो कि ओवरऑल किसी भी कंट्री को इफेक्ट करते हैं। पेस्टल मीन्स, पी मीन्स पॉलिटिकल, ई मीन्स इकोनॉमिक, एस मीन्स सोशल, टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल, ए मीन्स एनवायरमेंटल, एल मीन्स लीगल फैक्टर। किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स का एनालिसिस करो और ये देखो कि क्या ये मुल्क इस काबिल है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। सबसे पहला डिसीजन ये। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला डिसीजन आपका क्या होगा, पेस्टल एनालिसिस की स्टडी करनी है। एक्सटर्नल में हम बात कर रहे हैं, अभी बाहर ही। पेस्टल एनालिसिस की स्टडी करनी है, ये देखना है किस मुल्क में जाएं। आप दुनिया की बेहतरीन टीम इंजीनियर्स ले आए और ले आए, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं, नेपाल में, नेपाल कर लेते हैं, पाकिस्तान है। तो बताइए इथोपिया में ले जाए, क्या आपके ख्याल में कीनिया में ले जाएं, क्या आपके ख्याल में वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है इकोनॉमिक फैक्टर्स इफेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, जो ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट। तो सबसे पहला डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन जो आपने सही करना है ना, वो क्या करना है, पेस्टल एनालिसिस करके ये देखना है कि ये कंट्री हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं बिजनेस के लिए। पेस्टल एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी कंट्री के बारे में, कंपनी के बारे में नहीं, पेस्टल एनालिसिस में किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल फैक्टर्स के बारे में, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, एनवायरमेंटल के बारे में, लीगल फैक्टर के बारे में। पेस्टल एनालिसिस ना करे, जितनी मर्जी आपकी सक्सेसफुल हिस्ट्री हो, तबाह हो जाती है। जैसे मैकडोनल्ड की हुई इंडिया में, बीफ बर्गर उनका बेहतरीन पूरी दुनिया में चलता है, जैसे ही इंडिया में गए फ्लॉप हो गया। क्यों? गौ माता, हाँ बिल्कुल, वो अपने गाय को मुकद्दस समझते हैं। उन्होंने कहा ये तो हमें खिला रहे हैं, पूरी दुनिया में चलता है, इधर नहीं चलता। कौन सा पेस्टल एनालिसिस के अंदर आप बताइए कौन सा फैक्टर उन्होंने स्टडी नहीं किया? सोशल। शाबाश शाबाश, ये चीज ठीक है। तो जब आप देखें एनालिसिस नहीं करते, पेस्टल एनालिसिस नहीं करते बिजनेस, हालांकि मैकडोनल्ड का खुद पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं। एक है, आपने टर्म सुने, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दी है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अमेरिका में, अमेरिकन स्टेट्स में उसकी इजाज़त है, यूरोपियन कंट्रीज में उसकी इजाज़त नहीं है। वो एक्सपोर्ट की उसने, उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा भाई शिपमेंट हमने अनलोड भी नहीं होने देनी, उधर ही जहाज़ वापस भेज दिया। वो चीज़ें थी रास्ते में ख़राब हो गई, जो एक्सपोर्टर था वो डूब गया। कौन सा फैक्टर इस एग्जाम्पल में उसने स्टडी नहीं किया था? इन्वायरमेंटल, लीगल फैक्टर, लीगल फैक्टर। तो ये किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने से पहले, 1 रुपया भी उस कंट्री में लगाने से पहले आपने क्या करना है? पेस्टल एनालिसिस। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर डिसीजन कर सकेंगे। यह भाई कर लिया। फर्ज कीजिए हमने पेस्टल एनालिसिस किया पाकिस्तान का, हमने कहा वो इससे बेहतरीन तो कंट्री दुनिया में है ही कोई नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी दुनिया में बेहतरीन है। हाँ जी, लॉ, लीगल, बिल्कुल। जरा भी कोई भी अगर लीग अपने एग्रीमेंट कह के मुकरे, फौरन उसके खिलाफ एक्शन ले, यूं चुटकियों में फैसले होते हैं। पेस्टल एनालिसिस फैसला हो गया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, भाई ये तो हर सिटीजन के पास, ये तो वैसे ठीक है, हाँ रेडी क्यों ना चलाता हो, स्मार्टफोन है उसके पास, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। ये है पेस्टल एनालिसिस। हमने पेस्टल एनालिसिस किया, पता चला पाकिस्तान टिक हो गया, सारे फैक्टर। अब आगे चलते, आगे चलते। अगला डिसीजन क्या है? पहला डिसीजन है कंट्री। ये डिसीजन कैसे होगा? पेस्टल एनालिसिस से।
दूसरा डिसीजन क्या है भाई, इस कंट्री के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। जरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जाइए, उसमें आपको मेरा हाल है कोई और कुछ भी नहीं है, कम से कम 20-25 सेक्टर तो मिल ही जाएंगे फौरन ही, शायद उससे ज्यादा हो। तो दूसरा, पहला फैसला कंट्री कौन सी, दूसरा फैसला इंडस्ट्री कौन सी। क्या आप एग्री करते हैं जिस तरह कुछ कंट्रीज में बिजनेस करना जो बिजनेस फ्रेंडली है उनमें बिजनेस करना आसान है, कुछ में मुश्किल है, उसी तरह एक कंट्री के अंदर भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बिजनेस करेंगे मुनाफा कमाना आसान है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें बिजनेस करने से जो उसमें मुनाफा कमाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे आप देखें आजकल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख रहे होंगे, वो कंपटीशन या कुछ और चीज़ों की वजह से वो प्राइसेस कम हो रही हैं। पिछले साल तक सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, अब कुछ ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं वो कमी है, जो लगवाया है वो बेचारे परेशान नहीं लगवाया है, ये हम क्या कर बैठे। तो कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट अर्न करना ईजी है, कुछ हिसाब में कुछ मुश्किल है। ठीक है, वो कहता है, इसकी मिसाल ऐसे है, वो एग्जांपल देते हैं रेड सी ब्लू सी। कहता है आपने रेड सी उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हर वक्त स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं भाई अपनी प्रोडक्ट को कैसे ऊपर लेके जाएं, दूसरे की प्रोडक्ट को कैसे डाउन करें। यह है रेड सी, मारा मारी हो रही है इसमें एक दूसरे को। एक है ब्लू सी। ब्लू सी क्या है, पुरसकून, जिसमें ज़्यादा कंपेटिटर्स नहीं हैं, आप बड़े आराम से हाई प्रॉफिट, और भी बड़े फैक्टर्स हैं। तो दूसरा अपना डिसीजन क्या होगा, इंडस्ट्री सेलेक्ट करना। क्या हमें, अब आप बताइए, क्या हमें कोई ऐसी थ्योरी दी जानी चाहिए हमारे सीनियर स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो हैं उनकी तरफ से, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी इंडस्ट्री कंपेटिटिव है, कौन सी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं है, किस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना आसान है, किस में मुश्किल है। फॉर्चुनेटली यस दी गई है, बस आपने सीखना है उसको। और ये ऐसी स्किल्स हैं इस मैनेजमेंट में, कुछ स्किल्स तो ऐसी हैं आप बस पढ़ के कहीं पे भी जिंदगी के किसी भी हिस्से में अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे उनसे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना, कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। और याद रखिए ये ऐसे होता है कि कुछ इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज्यादा है, उसमें कम। ये आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्टर है, जैसे इकोनॉमिक्स में केन्स था ना, हर दूसरी थ्योरी केन्स ने दी हुई है, इसी तरह मैनेजमेंट में पोर्टर, माइकल पोर्टर, हर दूसरी थ्योरी पोर्टर ने दी है मैनेजमेंट में। ठीक है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल दूसरे नंबर पे ये है। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ये है कि आपने जिस इंडस्ट्री में भी वैल्यूएट करना है ना कि कितने को प्रॉफिटेबल होगी, उसमें 5 चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। उसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, अगर पांचों की पांचों चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बेहतरीन प्रॉफिट, और नहीं है इसका मतलब है नो प्रॉफिट। भाई क्लियर। ठीक है, वो जिस तरह होता है ना, दरिया के मुख्तलिफ किनारे हैं, भाई किसी किनारे पे जाल डालें मछलियाँ ही मछलियाँ, किसी किनारे पे जाल डालें सारा दिन के बाद कुछ भी हाथ नहीं आता। तो ये उसी तरह ये पूरा समंदर है कंट्री, इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर है, आपने देखना है वो कौन सा किनारा है जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा है, भाई उधर जाके बैठो। किसी गलत किनारे पे बैठे सारा दिन मेहनत करते रहेंगे, जाल डालते रहेंगे, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहें, उस सेक्टर में डिमांड नहीं है, नहीं होगी। जैसे आप देखें लग्जरी गुड्स होती है, एक लग्जरी गुड होती है, एक होती है हमारी नेसेसिटी ऑफ गुड्स। आप अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में लग्जरी गुड्स लॉन्च करेंगे, सेल कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, और अगर किसी नहीं, देखें एक्सेप्शंस हैं, जाहिर है वो आईफोन लोग बाय करते हैं। देखिए हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, लेकिन हमने डिसीजन करनी है मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर। तो इसीलिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या बताता है हमें कि आपने कौन सी 5 चीज़ों को देख के इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। पेस्टल एनालिसिस कंट्री सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है,
पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। ये ज़हन में रखिए, एप्लीकेशन ज़हन में रखिएगा, बाद में काम आएगी। क्लियर? इसके बाद तीसरा है बीसीजी मैट्रिक्स। तरतीब आगे पीछे उनकी। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी इंडस्ट्री में पहुंच गए, इंडस्ट्री में पहुंच गए। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई किसी कंपनी का नाम बता दीजिए। होंडा फॉर एग्जाम्पल। क्या होंडा की एक ही प्रोडक्ट है? बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं उसकी। कौन कौन सी प्रोडक्ट? जैसे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल। गाड़ियों में भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। मोटरसाइकिल में भी 71 to 5 सिटी, सिविक। ठीक, अच्छा। सुजुकी, मेहरान 660 सीसी, आल्टो, स्विफ्ट, कल्टस और वैगनार और कोई और टॉप लेवल किया हुआ? एमजी। अच्छा ठीक है, चले सुजुकी एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं। क्या आप एग्री करते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर अगर हम काम करते हैं ना, तो उसमें एक ही प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती। कोई भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले ले, किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले ले, एक ही प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते। वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ऐसा ही है जैसे कोक बहुत सी प्रोडक्ट, पेप्सी बहुत सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, यह है पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो मेरी 50 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, जिनमें मेरा मार्केट का शेयर ज़्यादा है, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, मेरा मार्केट शेयर भी कम है। क्या ये एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब ये देखें, ये है एक्सटर्नल, क्योंकि ये मार्केट का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट्स कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में ही लगाई है, लेकिन बिक तो मार्केट में रही है ना। एनालिसिस करना चाहिए, इसे कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स या बीसीजी एनालिसिस। बीसीजी एनालिसिस क्या करता है? वो कंट्री लेवल का एनालिसिस नहीं करेगा, बीसीजी इंडस्ट्री का एनालिसिस नहीं करेगा, वो एक कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स हाई प्रॉफिट। जैसे वो देखिए, बैक एंड पे गेम वही है, कौन सी कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, पेस्टल, कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पोर्टर, और एक कंपनी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा कमा के दे रही है, बीसीजी मैट्रिक्स बताएगा। ठीक है, ताकि हम उधर अपने हर लेवल की चॉइस बेस्ट, हर लेवल पे बेस्ट स्ट्रेटजी खेलेंगे ना, फिर जाके सुपर नॉन में प्रॉफिट आएगा। यह है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में क्या होगा? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्लासिफाई किया जाएगा कि मेरी 10 प्रोडक्ट्स है, इधर किधर इधर किधर इधर इधर, ताकि जो प्रोडक्ट्स मेरी अनकरीब डेड होने वाली है उसे मैं अभी डेड कर दूं। मेरा मैनेजर, अब देखें केस स्टडी में क्या होगा, वो कहेगा ये प्रोडक्ट है, आपके मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ रेट कम है, इसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए ताकि मार्केट शेयर। हम क्या भाई, ग्रोथ ही नहीं है, हैवी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा? ठीक है, अब आपको कोई कह दे कि भैया आओ ऐसा कहते हैं मिलके ना जापान से सोलर पैनल मंगवाते हैं, एक लगानी आता इसको, अब के सोलर पैनल, इंडस्ट्री ठप हो रही है। ठप होती इंडस्ट्री में क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो ये किस प्रोडक्ट को आपने उठाना, आसान अल्फाज में, मिसाल वैसे गलत है लेकिन असल में कंसेप्ट समझाना है। जैसे फर्ज कीजिए कि एक माँ, उसके कुछ बच्चे होते हैं ना, उसी तरह एक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो उसके बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सगे होते हैं, कुछ बच्चे सौतेले होते हैं। जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो यही बताएगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो प्यारे हैं, कौन से प्यारे होंगे कंपनी के लिए, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मार्केट शेयर है, वो कह रहे हैं इनको खिलाओ पिलाओ, इनको पराठे खिलाओ, देसी घी खिलाओ, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स है तो भाई उठता क्यों नहीं सुबह जल्दी, काम पे क्यों नहीं जाता, हाँ जी। ये है प्रोडक्ट। पहले आपको कहेगा पहचानो बीसीजी मैट्रिक्स में कौन सी प्रोडक्ट्स सुपर हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स फ्लॉप हैं,
फिर कहेगा बताओ सुपर प्रोडक्ट है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फ्लॉप प्रोडक्ट है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो हम देखते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने बोला था ना कि मैं घोड़ा बीमार हो जाए ना उसको गोली मारनी है कि उसका इलाज कराना है। बताए घोड़ा बीमार हो जाए डिपेंड करता है भाईजान, क्या उसके रिकवरी के चांसेस है कि नहीं। आपकी प्रोडक्ट डाउन पड़ी है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसके मार्केटिंग करके उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है कि डिसकंटिन्यू कर देना। पर डिपेंड करता है उसके फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। ग्रोथ के चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट करो, ग्रोथ के चांसेस नहीं है गोली मार दो उसको। ये स्ट्रेटजी। अब अगर आपने ग्रोथ क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी होगी ग्रोथ के चांसेस है, आप गोली मार के आ जाएंगे। आपने कहना बड़ा ठीक है, उन्होंने कहना भाई ग्रोथ का मौका था आपने मौका गवा दिया। तो ये बेसिक समझ रहे। सबसे पहले क्या पेस्टल, फिर उसके बाद पोर्टर, फिर उसके बाद बीसीजी मैच। अब आ जाए बीसीजी मैच में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना। अगला एनालिसिस गैस कीजिएगा, एक प्रोडक्ट को पकड़ ले। अब एनालिसिस है एक सिंगल प्रोडक्ट पे, कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की जिंदगी के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे हम इंसानों की जिंदगी के कुछ फेजेस हैं। क्या बचपन, जवानी, बचपन जवानी, हाँ, उसके बाद मैच्योरिटी, फिर बुढ़ापा, फिर डेथ, बर्थ। ठीक है, ये फिर उसी तरह एक प्रोडक्ट के भी सिंगल प्रोडक्ट की बात कर, वेरियस की नहीं, वेरियस प्रोडक्ट की स्टडी बीसीजी मैट्रिक्स में होती है। आगे जो स्टडी आपको करो सिंगल प्रोडक्ट की है, उसकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपकी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं, इनमें अर्निंग और एक्सपेंसेस सेम है कि फेज के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, अर्निंग भी चेंज और एक्सपेंस। तो फिर मुझे बताइए एक प्रोडक्ट की लाइफ के डिफरेंट फेजेस, खुद आपने बोला है डिफरेंट फेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन बोला, ग्रोथ बोला, मैच्योरिटी बोला, डिक्लाइन। क्या हर फेज में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। इंट्रोडक्शन पे हमारी स्ट्रेटजी सेम वही होनी चाहिए जो मैच्योरिटी या डिक्लाइन पे है। क्या ग्रोथ की स्ट्रेटजी डिक्लाइन की स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो थियरी है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको क्या बताएगा कि एक प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में डिफरेंट साइकिल से गुजरती है, आपने उसका फेज पहचानना है। इस वक्त ये प्रोडक्ट अपनी लाइफ के किस फेज में है, उसे लिहाज से स्ट्रेटजी बनानी है। इंट्रोडक्शन में है उसकी स्ट्रेटजी कुछ और है, ग्रोथ में है उसकी स्ट्रेटजी कुछ और है, मैच्योरिटी में स्ट्रेटजी कुछ और है, डिक्लाइन में है स्ट्रेटजी कुछ और है। ये स्टडी है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का की। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखें, एक्सटर्नल एनालिसिस में जब हम जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, पेस्टल एनालिसिस, कंट्री कौन सी, फिर 5 फोर्सेस मॉडल पोर्टर, इंडस्ट्री कौन सी, फिर बीसीजी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट कौन से, और फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी है। ये सबसे अहम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टडीज है ना, वो यही 4 है, पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बीसीजी। लेकिन ये तरतीब जहन में रखिएगा, तरतीब जरूरी है। पेस्टल एनालिसिस पहले, पोर्टर 5 फोर्सेस दूसरे नंबर पे, बीसीजी मैट्रिक्स तीसरे नंबर पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ बुक में ऐसे मैंने को बताया, जैसे तरतीब आगे पीछे, मैं आपको इस तरतीब से पढ़ाऊँ। देखिए ये कंसेप्ट, हाँ मैं आपको पहले बताया तरतीब का फर्क है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो कंसेप्चुअल है। फॉलो मैंने आई कैप को किया, देखें आई कैप ने अगर एक उधर फिट कर दिया है तो मैंने आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, मैंने तो आपको ये कहना है चैप्टर 5 का 7 का टेस्ट होगा, तो जो बच्चे आई कैप की बुक तैयार कर रहे हैं मैं चाह रहा हूँ वो भी सेम कंसेप्ट पढ़ें और हम भी सेम कंसेप्ट पढ़ें। लेकिन कंसेप्ट मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ आपने इस कंसेप्ट के साथ चलना है। अभी तो आपको कुछ पढ़ना देखने नहीं चाहिए आगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर बन के, देखिए मैं अगर अपनी तरतीब से करता ना तो मसला क्या होता, मेरा चैप्टर 7 और आई कैप का चैप्टर 7 एग्जैक्ट मैच ना कर रहे होते, वो प्रॉब्लम आपके लिए होती, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको तरतीब मैं लगा दूंगा कंसेप्ट्स की, उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे, आपको पता होगा इससे पहले क्या इसके बाद क्या हो रहा है।
क्लियर? एक्सटर्नल की तरफ आगे नहीं नहीं, आप इसको छोड़, आप जिस तरीके से मैं आपको सामने बता रहा हूं आपने उस तरीके से करना। वहां पे आई कैप को मैंने सामने रख के किया ना, ठीक है? तो ये वाली तरतीब आप सामने रखें, वो जो बुक में है उसको फिलहाल पेंडिंग कर दे। ये समझ आ रहा है? पहले क्या, पेस्टर, फिर पोर्टर, फिर बीसीजी, फिर पोर्टर, शाबाश। अब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हम अपनी स्ट्रेंथ भी देखेंगे, अपनी वीकनेसेस भी देखेंगे, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा स्कैन करना पड़ेगा अपनी कंपनी को। इसे कहते हैं हम रिसोर्सेज ऑडिट। क्या कहते हैं? रिसोर्सेज ऑडिट। रिसोर्सेज ऑडिट का मतलब क्या है? नाम से जाहिर है, ऑडिट मीन्स चेक करो, ऑडिट मीन्स चेक करो, रिसोर्सेज मीन कौन से रिसोर्सेज हैं कौन से नहीं है। भाई मशीन आपकी पुरानी है कि नहीं है, वर्कफोर्स एक्सपीरियंस है कि ना तजर्बेकार है, इन्वेंट्री कैसी है आपकी। रिसोर्सेज ऑडिट, क्या क्या चीजें आपके पास हैं। कंपिटेंस क्या, कोर कंपिटेंस देखो, रिसोर्सेज सुन लें, ये समझिए टेंजिबल सेंस दे रहा है रिसोर्सेज, क्या क्या चीजें आपके पास, मशीनरी क्या है, इन्वेंट्री क्या है, लोग क्या है। कंपिटेंस इनटेंजिबल है। एक जुमले में समझाने की कोशिश करता हूं, डेफिनेशन से बात समझ नहीं आएगी शायद। रिसोर्सेज आपके पास क्या है, कंपिटेंस आप इसको यूज कैसे करते हैं। कंपिटेंस आप इसको यूज कैसे करते हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए। तलवार भी होनी चाहिए, उसको चलाना भी आना चाहिए, जंग में कैसे उसको इस्तेमाल करना है। वरना तो तलवार वो नाच गाने वाले भी कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, है ना, वो भी तलवार चला रहे होते हैं शादी वगैरह वगैरह की। तो वो रिसोर्सेज हैं उनके पास, कंपिटेंस है क्या? कंपिटेंस नहीं है। और इवन जिनके पास कंपिटेंस होती है, रिसोर्सेज ना, अगर मुझसे पूछे ना, और बड़े बड़े दूसरे लोग भी, रिसोर्सेज और कंपिटेंस दोनों हो तो जरूरी है। ज्यादा अहम चीज क्या है? कंपिटेंस। कंपिटेंस हो ना, आपको शायद अंदाजा, छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, एक नया कागज का टुकड़ा हो ना, एक नया कागज का नोट, उससे किसी की गर्दन काटी जा सकती है। हमें कभी देखा, कभी वैसे ही फिर जाता है हाथ पे नोट, नया नोट जो होता है ना, है ना, वो टेक्निक होती है। और बाज़ बात आपने ऐसे देखा होगा, कुछ लोग जैसे मूवीज में शायद देखा हो, वो पता नहीं कब एक छोटी सी रग दबाते हैं, वो बंदा उधर ही बेहोश हो जाता है। ये क्या है? ये कंपिटेंस, ये स्किल है। रिसोर्स खाली हाथ हैं, लेकिन फिर भी कंपिटेंस है, जंग जीत सकते हैं। तो रिसोर्सेज में हमने क्या देखना है, हमारे पास क्या चीजें हैं। कंपिटेंस में क्या देखना है, हम उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनको एबिलिटी टू यूज, ये देखेंगे, ठीक है। रिसोर्स इंटरनल एनालिसिस में क्या करेंगे, रिसोर्सेज ऑडिट, कंपिटेंस, ये समझ आ गया। फिर इसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हर बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत सी चीजें होना जरूरी है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अच्छा कॉलेज चलाने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? अच्छे टीचर होने चाहिए, लोकेशन अच्छी जगह पे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेशन, कैफेटेरिया अच्छा होना चाहिए, अच्छा सिटिंग एरिया भी अच्छा होना, बोलते जाए जो जो दिल में रहा, इंटरनेट, वाईफाई है, लाइब्रेरी का टाइम ज्यादा होना चाहिए, सारी रात है सोते रहते, ये कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ये सारे हैं सक्सेस फैक्टर्स। कहता है सक्सेस फैक्टर लिस्ट डाउन करें। आप हर फैक्टर में एक्सेल नहीं कर सकते। रिसोर्सेज का मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड नीड्स हैं। कहते हैं आपको पता होना चाहिए किस चीज के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। हर चीज को आप बेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज के ऊपर आपने मैक्सिमम इनपुट देनी है, वो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मैं आपसे कहता हूं हर चीज में क्या एक जगह पे बात पढ़ी, कहता है आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। हर चीज नहीं कर सकता, हर चीज में आगे नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी चीज में मुझे कहोगे एक दो में, उसमें आगे चला जाऊंगा, है हर एक में
नहीं जा सकता। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर हमारे सक्सेस फैक्टर 10 हैं, क्या बिजनेस के अंदर हमें सब में फोकस करना चाहिए? किस पे फोकस करना चाहिए? किस पे फोकस करना चाहिए? हाँ, जो सबसे ज्यादा अहम है। तो क्या ये पहचानना चाहिए आपको? अगर आप कहें जी कॉलेज के अंदर केस स्टडी में पूछेगा भाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताओ कॉलेज के क्या है, आप कहेंगे कैफेटेरिया होना चाहिए सर, इंटरनेट होना चाहिए। ये चीजें अहम होती हैं, लेकिन याद रखें सबसे अहम फैक्टर जो हमारा कस्टमर है, फार कस्टमर थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं, बिजनेस में हम कस्टमर ही बोलेंगे, स्टूडेंट नहीं बोलूंगा मैं, कस्टमर। जो कस्टमर है फर्ज कीजिए जो आ रहा है, वो क्या चीज देख के डिसीजन करेगा? ठीक है, बाकी चीजों के ऊपर कमेंट जरूर करेगा भाई ये चल, लेकिन अगर टीचिंग ठीक होगी ना, बाकी चीजों पे बोल कंप्रोमाइज कर लेगा। लेकिन अगर टीचिंग ठीक नहीं होगी ना, बाकी चीजें जितनी मर्जी अच्छी होगी इसमें रुकेगा नहीं। एग्री करते हैं? यही चीज यहां पे आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी, आपको सिखाएगा हर इंडस्ट्री के अंदर क्या सक्सेस फैक्टर्स हैं और उनमें से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन से है, ये पहचानना जरूरी है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पहचानेंगे, उनके ऊपर मेहनत करेंगे, तभी आप सुपर अर्न कर सकेंगे। वरना किसी ऐसी चीज के ऊपर मेहनत कर दी जिसकी अहमियत नहीं है, पैसे जाया, इन्वेस्टमेंट जाया। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, अब आप बताइए, आपके लिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें क्रिटिकल सक्सेस, देखें क्लासेस डेली कर लेना ये भी जरूरी है, सवाल पूछना भी जरूरी है, घर जाके पढ़ना भी जरूरी है, टेस्ट देना भी जरूरी है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी जरूरी है। आपसे अगर मैं पूछूं एक एक्टिविटी बताइए, सोचिए, क्रिटिकल सक्सेस क्लासेस, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स के ख्याल में होम प्रैक्टिस, घर में कितनी प्रैक्टिस करते हैं? ठीक, ठीक है, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सवाल पूछना सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे पूरे सेशन में एक सवाल नहीं पूछते और बड़े आराम से पास हो जाते हैं, ऐसे जरूर। तो आपको आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस में देख सकें कि कौन कौन सी चीजें इस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन कौन सी चीजें हैं जो इस बिजनेस में सबसे अहम है, उनको फोकस करें। बिजनेस ऊपर जाएगा उन चीजों के ऊपर मेहनत करने से। क्रिटिकल सक्सेस और वैल्यू चेन एनालिसिस, ये आ रही है आपको बता रहा हूं इंटरनल में। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? वैल्यू एडिशन कैसे? सुभान अल्लाह, आपने दरिया को कुएं में बंद कर दिया। वैल्यू एडिशन क्या? लेकिन याद रखें वैल्यू एडिशन स्टेप 2 है, स्टेप 1 क्या है? आप ये देखें कि चेन के ऊपर फोकस करें कि आपका जो पूरा बिजनेस प्रोसेस है उसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही हैं। सारे बिजनेस प्रोसेस में एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही है। जैसे आपने सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको इंप्रूव कैसे करना है, इनमें वैल्यू कैसे ऐड करनी है। ये है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसमें आप देखते हैं। इसमें फर्क सिर्फ यह है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मैं अगर थोड़ा सा ऐड करके ना इसको वैल्यू चेन एनालिसिस में कन्वर्ट करता हूं कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस में आपने ये डिसीजन करना है कि इन फैक्टर्स में वैल्यू कैसे ऐड की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में सक्सेस फैक्टर्स को तरतीब से लिखते हैं, जिस तरतीब, जो लॉजिकल तरतीब होती है ना, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल आया, उसकी इंस्पेक्शन हुई, फैक्ट्री में गया, उसके बाद वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, पैकिंग हुई, शोरूम में आया, फिर उसके बाद मार्केटिंग हुई, सेल हुआ, आफ्टर सेल सर्विस हुई। वैल्यू चेन एनालिसिस में ये सारी एक्टिविटीज़ तरतीब से चलती है और फिर हमसे पूछेगा कि बताओ किस में कैसे वैल्यू एडिशन हो सकती है। जबकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में चीज़ें लॉजिकल तरतीब से नहीं चलेंगी, बल्कि इस तरतीब से कि कौन सी एक्टिविटी सबसे अहम है, कौन सी एक्टिविटी कम है। समझ रहे हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में क्लासिफिकेशन होगी, कौन सा सक्सेस फैक्टर नॉर्मल है, कौन सा क्रिटिकल है। और वैल्यू चेन एनालिसिस में तरतीब से चलेगा वो। उसमें तरतीब क्या होगी? स्टेप नंबर 1 में क्या होता है किसी कंपनी में, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, ये भी कंपनी के, चूंकि ऑपरेशंस से ताल्लुक है, इसका कंपनी के अंदर से ताल्लुक है, तो ये क्या है? इंटरनल। क्लियर जी? चलिए, ये आज
बजट से भी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन बहरहाल वो चूँकि बेस 12 करनी थी आज, मेरा हाल है यही काफ़ी है। हाँ जी 4। तो मुझे ज़रा चलते चलते ज़रा बता दीजिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमने क्या सीखना है कि कैसे सीईओ स्ट्रेटजीज बनाता है, सीईओ कैसे मसाइल के हल के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है, हमें कितनी तरह की स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, इंटरनल फैक्टर्स के लिए, कि दोनों के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम किस किस लेवल पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंट्री लेवल पे कैसे पेस्टल एनालिसिस के जरिए, इंडस्ट्री लेवल पे कैसे ऑर्डर 5 मोशन मॉडल, कंपनी लेवल पे कैसे बीसीजी मैट्रिक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फिर प्रोडक्ट लेवल पे कैसे लाइफ साइकिल, और इंटरनल में हम कैसे किस किस तरह से हम स्ट्रेटजी मेकिंग करते हैं, रिसोर्सेज ऑडिट, हमारे पास है क्या क्या, कोर कंपिटेंस, उसको यूज किस तरीके, भाई चीज भी सुपर हो इस्तेमाल भी सुपर हो, फिर आएगा ना कंपेटिटिव एडवांटेज, रिसोर्सेज क्या क्या है, कंपिटेंस कैसे यूज करते हैं, फिर इसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोई काम करने के लिए सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम है। और याद रखिएगा आप जिंदगी में हर चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए प्रायोरिटाइज करना सीखना है हमने कि कौन सी चीज ज्यादा अहम है। और फिर उसके बाद वैल्यू चेन है, जिसमें वो बताएगा कि आप अपने किस डिपार्टमेंट में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्लियर जी, ये ओवरव्यू था। कल से इंशाल्लाह हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल का, और उसमें जो भी थ्योरी होगी हमारी उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर जी, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। चले फिर आज का 30 जी फाइनेंस, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो आज चूंकि इंट्रोडक्शन था ना, तो मैं चाह रहा था सारा आज ही निबट जाए, थोड़ा इसीलिए ज़्यादा हो गया। कल इंशाल्लाह हम फाइनेंस पोर्शन का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, या तो क्लास में करेंगे, फर्ज कीजिए क्लास में नहीं हो सका तो मैं आपके साथ फिर अलग से वो लेक्चर शेयर कर दूंगा उसका। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।